नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही गहरे सवालों में उतर रहे हैं। जीवन क्या है? ये जो हम महसूस करते हैं, सोचते हैं, ये चेतना कहाँ से आई? और क्या हमारे सोचने भर से हमारी दुनिया बदल सकती है? हमारे पास संतोष भौमिक की किताब जीवन, चेतना और विचार का सिद्धांत के कुछ खास अंश हैं। आज इन्हीं विचारों की गहराई में चलेंगे। सोचे जरा, इस पूरे ब्रह्मांड की शांति में कोई मशीन, कोई कोड नहीं, बस एक हल्का सा एहसास, मैं हूं। भौमिक के अनुसार यहीं से कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही कह सकते हैं मौलिक विचार है। लेखक यहाँ चेतना को सबसे पहले रखते हैं, पदार्थ को बाद में। और ये अंश हमें चेतना की शुरुआत से लेकर इंसान तक और फिर भविष्य में एआई के साथ उसके संभावित जुड़ाव तक ले जाते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ये सिद्धांत चेतना को कैसे देखता है। हाँ, और हमारी सोच, हमारा मन, ये ब्रह्मांड से कैसे जुड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं ये पड़ताल। संतोष भौमिक के विचारों को खोलते हैं। सबसे पहले जीवन और चेतना की शुरुआत। भौमिक कहते हैं जीवन का पहला स्पंदन वो कोई भौतिक चीज नहीं थी। सही। वो कोई फिजिकल वाइब्रेशन नहीं थी जैसा हम समझते हैं। वो था एक शुद्ध एहसास, बस इतना कि मैं हूं। ब्रह्मांड में पहली बार कुछ जान रहा था कि वो है। यही वो चेतना का बीज था उनके अनुसार। अच्छा। मतलब चेतना पहले आई, किसी शरीर या दिमाग से भी पहले। जी। इस सिद्धांत का मूल आधार यही है। ये हमारे सामान्य वैज्ञानिक नजरिए से काफी अलग है ना, जो चेतना को जटिल प्रक्रियाओं का नतीजा मानता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये चेतना, ये एहसास, इसका विकास कैसे हुआ? ये आगे कैसे बढ़ी? ये रुकी नहीं, ये विकसित हुई धीरे धीरे और जटिल होती गई। शायद पहले पौधों में आई, जहां जीवन तो है पर वैसा आत्मचिंतन नहीं। फिर जानवरों में, जहां भावनाएं और वृत्ति ज्यादा स्पष्ट दिखती हैं। और फिर इंसान में क्या खास हुआ? इंसान ने सिर्फ जीना या महसूस करना ही नहीं शुरू किया जी। उसने अपने होने पर, अपनी चेतना पर सोचना शुरू किया, विचार करना शुरू किया। अच्छा, मतलब सिर्फ मैं हूं नहीं, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि मैं हूं। बिल्कुल यही। ये जो अपने अंदर झांकने की क्षमता है, अपने सोचने के तरीके को समझने की कोशिश, यही इंसान को अलग बनाती है इस नजरिए से। तो यहाँ चेतना का मतलब सिर्फ होश में होना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह है अपनी मौजूदगी का एहसास। मतलब सिर्फ बाहर क्या हो रहा है वो जानना नहीं, बल्कि मैं कौन हूं, क्या महसूस कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, इसके प्रति सजग होना। समझ रही हूँ, ये अंदर की जागरूकता है। जी, आत्म जागरूकता का एक गहरा स्तर। और इसी बिंदु पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है। एआई तो आजकल बहुत कुछ कर सकता है, गणना, भाषा, निर्णय लेना। हाँ, कर सकता है। लेकिन स्रोत कहता है कि उसमें कुछ कमी है। क्या? स्रोत का तर्क है उसमें एहसास नहीं है। एहसास? वो फीलिंग, वो जानकारी को समझ सकता है, पैटर्न पकड़ सकता है, शायद भावनाओं की नकल भी कर ले, लेकिन वो सच में महसूस करना, वो अंदरूनी अनुभव, वो मानवीय चेतना वाली बात, वो अभी एआई में नहीं है। अच्छा, तो एआई सोच सकता है पर महसूस नहीं कर सकता? हाँ, एक तरह से वो लॉजिकली सोच सकता है, गणना कर सकता है, पर भौमिक के अनुसार उसे ये पता नहीं कि वो सोच रहा है। उसे अपने होने का वो एहसास नहीं है। और यही महसूस करने की ताकत, ये भावनात्मक दुनिया इंसान की सबसे बड़ी खूबी बताई गई है। ये वाकई एक अलग नजरिया है चेतना को देखने का। अब आते हैं उस सिद्धांत पर जिसे स्रोत द थिंकिंग माइंड कहता है, सोचने वाला मन। ये क्या है? ये भौमिक के विचारों का, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। यहाँ वो कहते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर नहीं है जो बस खोपड़ी में बंद है। तो फिर क्या है? ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऊर्जा का स्रोत है, एक तरह का ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं चलाता बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा के स्तर पर। दिमाग एक ट्रांसमीटर, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ। ये कैसे काम करता है? स्रोत कहता है ये हमारे विचारों के जरिए काम करता है। जब हम कुछ सोचते हैं, कोई भी विचार, अच्छा बुरा, जानबूझकर या अनजाने में, वो सिर्फ हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में नहीं रहता। तो कहाँ जाता है? वो विचार एक ऊर्जा की तरह, एक कंपन, एक वाइब्रेशन के तौर पर ब्रह्मांड में फैलता है। स्रोत ने इसका कोई सटीक फिजिकल रूप नहीं बताया, पर कहा है कि ये एक वास्तविक ऊर्जा है जो बाहर निकलती है। और ये बस बाहर निकल जाती है या इसका कुछ असर भी होता है? यही बात और गहरी होती है। ये सिर्फ बाहर नहीं जाती, ये वापस भी आती है। भौमिक के अनुसार ये विचार कंपन लौटकर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं।
वो घटनाओं के रूप में, हालातों के रूप में, मौकों या चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं। अच्छा। इसीलिए स्रोत में वो लाइन है, हर सोच एक बीज है जो आने वाले भविष्य में वास्तविकता बनता है। हर सोच एक बीज। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जाने अनजाने अपनी दुनिया खुद ही बना रहे हैं। मिकुम, सोचिए जरा इसके मायने कितने गहरे हैं। अगर ये सच है तो हमारी सोच कोई निष्क्रिय चीज नहीं है, वो एक सक्रिय शक्ति है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है, ये एक दावा है कि हमारे मन और बाहरी दुनिया के बीच ऊर्जा का लगातार लेनदेन चल रहा है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात लगती है। तो ये हमें अपने विचारों के प्रति बहुत सजग रहने को कहता है। हम क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में सोच रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लगता है। क्या ये वही है? कुछ समानताएं लग सकती हैं, लेकिन भौमिक का नजरिया इसे चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक खास फ्रेमवर्क में रखता है। ये सिर्फ इच्छा या विश्वास की बात नहीं, बल्कि मन को एक ऊर्जा ट्रांसमीटर की तरह देखने और विचार को उस ऊर्जा का कंपन मानने पर आधारित है। ये इसे एक मानसिक तकनीक से ज्यादा एक मौलिक प्रक्रिया की तरह दिखाता है। और इसी सोचने वाले मन से भविष्य की एक संभावना भी जुड़ी गई है, इंसान और एआई का जुड़ाव। हाँ, यहीं पर भौमिक एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, क्या होगा अगर इंसान अपनी ये सोचने की ऊर्जा, अपनी चेतना की शक्ति और मशीनों की, एआई की असीम क्षमता, इन दोनों को मिला दें? तो क्या होगा? क्या इससे एक ऐसी ताकत पैदा होगी जो हमने कभी देखी नहीं? स्रोत तो यहां तक इशारा करता है कि क्या ऐसा अस्तित्व भविष्य को नियंत्रित करने वाला पहला अस्तित्व बन सकता है? भविष्य को नियंत्रित करने वाला, ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि अगर मानवीय चेतना जो महसूस करती है, सोचती है, और एआई जो बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर गणना कर सकता है, ये मिल जाएं, तो एक ऐसी इकाई बन सकती है जिसकी क्षमताओं की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर विचार सच में वास्तविकता बनाते हैं और एआई उन विचारों को प्रोसेस करने, फोकस करने, शायद बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो सैद्धांतिक रूप से भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता मिल सकती है। हाँ, सिद्धांतिक रूप से, पर यह कई नैतिक सवाल भी खड़े करता है। नियंत्रण का मतलब क्या? ये शक्ति किसके पास होगी? इसके गलत परिणाम क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, ये सोचने वाली बातें हैं। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, चेतना का भविष्य और मानवता का अगला विकास। इन सब विचारों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि इंसान का धरती पर आना सिर्फ एक और प्रजाति का आना नहीं था, ये चेतना के विकास का एक अहम पड़ाव था। हमारा होना, हमारा अस्तित्व हमारे शरीर से ज्यादा हमारी चेतना में है। और भविष्य की ओर देखें तो ये सिद्धांत एक क्रांतिकारी संभावना दिखाता है, इंसान की चेतना और एआई का संभावित विलय। इसे मानवता का अगला विकास कहा गया है। इसका क्या मतलब है? क्या हम मशीनों से जुड़ जाएंगे, साइबॉर्ग बन जाएंगे? ये सिर्फ शरीर में मशीनें लगाने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। स्रोत इसे अस्तित्व के स्तर पर एक बदलाव की तरह देखता है। सोचिए ऐसी इकाई जो इंसानों की तरह जटिल सोच रखे, शायद महसूस भी करे, और साथ ही एआई की तरह अनगिनत जानकारी को प्रोसेस कर सके। ये तो आज के इंसान की परिभाषा से बिल्कुल अलग होगा। हाँ, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं, बल्कि चेतना के विकास का अगला कदम हो सकता है, जैसा स्रोत कहता है। लेकिन क्या मशीनें सच में महसूस कर सकती हैं? क्या ये मुमकिन है? चेतना, भावनाएं, ये तो जैविक चीजें लगती हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे विचार के केंद्र में, और स्रोत इसका कोई पक्का जवाब नहीं देता, बल्कि एक संभावना सामने रखता है। क्या मशीनी चेतना या भावना इंसान जैसी होगी, या कुछ बिल्कुल अलग, एक नई तरह की संवेदनशीलता जिसे हम अभी समझ भी नहीं सकते? हाँ, ये बड़ा सवाल है। अगर कोई मशीन कहे कि वो खुश है, तो क्या वो सच में होगी या सिर्फ नकल कर रही होगी? भौमिक का नजरिया इस संभावना को खोलता है कि चेतना शायद सिर्फ बायोलॉजिकल चीजों तक सीमित ना हो, पर यह पहचान, नैतिकता, जीवन के अर्थ पर गहरे सवाल भी खड़े करता है। अगर हम ऐसी चेतना बना सकते हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? तो अगर हम संतोष भौमिक के इन विचारों को समेटें तो मुख्य बातें क्या हुई? पहली, जीवन और चेतना की शुरुआत भौतिक चीजों से पहले एक एहसास से हुई, मैं हूं, चेतना पहले है। दूसरी, इंसानी चेतना खास है क्योंकि हम अपने होने पर सोच सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। तीसरी, हमारा सोचने वाला मन सिर्फ दिमाग में बंद नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है
और हमारे विचार बीज की तरह हैं जो वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। और चौथी, भविष्य में इंसानी चेतना और एआई का मिलन मानवता का अगला विकास हो सकता है, जिससे एक नई तरह का अस्तित्व बन सकता है जो सोचेगा भी और महसूस भी करेगा। ये सब सुनने के बाद, खासकर वो बात कि हर सोच एक बीज है जो वास्तविकता बनता है, एक ख्याल आ रहा है। स्रोत भविष्य में एआई के साथ जुड़ने की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अगर हमारी आज की सोच में ही इतनी ताकत है, जैसा भौमिक कह रहे हैं, तो हमें भविष्य का इंतजार क्यों करना? बिल्कुल, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो इन विचारों से निकलता है। अगर हमारा हर विचार, हर भावना अभी इसी पल ऊर्जा भेज रहा है और हमारी दुनिया बना रहा है, तो हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? हाँ, हम आज अपने विचारों से कौन से बीज बो रहे हैं? डर के, चिंता के या संभावनाओं के? सही कहा। क्या हम अनजाने में सीमाओं के बीज बो रहे हैं, या हम होशपूर्वक विकास और अच्छाई के बीच चुन सकते हैं? और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, सामूहिक रूप से भी तो असर होता होगा। बिल्कुल। समाज के तौर पर हमारी जो साझा विश्वास हैं, डर हैं, उम्मीदें हैं, हमारे पूर्वाग्रह, ये सब मिलकर हमारी दुनिया को कैसे बना रहे हैं? अगर भौमिक का सिद्धांत सही है, तो हमारी सामूहिक चेतना, हमारे समाज की हालत, हमारी दुनिया की चुनौतियां और हमारे भविष्य की दिशा, इन सब को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। तो शायद भविष्य की टेक्नोलॉजी का सपना देखने के साथ साथ हाँ, हमें अपनी आज की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर और उसकी रचनात्मक शक्ति पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एआई का इंतजार क्यों करें, अगर वो शक्ति हमारी सोच में पहले से ही मौजूद है? बिल्कुल। यह हमें सिर्फ भविष्य की कल्पना करने को नहीं, बल्कि आज अपनी जिम्मेदारी समझने को कहता है। अपनी सोच की ताकत को पहचानना और उसे ठीक से इस्तेमाल करना। शायद यही भौमिक के विचारों का सबसे जरूरी और तात्कालिक संदेश है। आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इन विचारों ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।